वेलकम टू द AMU एंड JMI प्रोग्राम ऑफ KLC। मैं हूँ मोहम्मद शारिक। मैं आपको मैथ की क्लासेस देने वाला हूँ। तो पहले ज़रा हम नाइन्थ इंट्रेंस और 11th इंट्रेंस का सिलेबस देख लेते हैं, AMU का और JMI का। तो नाइन्थ इंट्रेंस का सिलेबस आपके सामने है। रैशनल नंबर्स, लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, क्वाड्रिलैटरल, डेटा हैंडलिंग, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, क्यूब एंड क्यूब रूट्स, कंपेयरिंग क्वांटिटीज़, algebraic expressions, visualizing of solid shapes, mensuration, factorization, playing with numbers, exponents and powers और parallel lines and circles। 11th इंट्रेंस का सिलेबस देख लेते हैं। नंबर सिस्टम, पॉलिनोमियल्स, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, ट्रिगोनोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, जियोमेट्री, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इन चैप्टर्स के वेटेज की ज़रा हम बात कर लेते हैं। कोई भी चैप्टर कम इम्पॉर्टेंट या ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, हर चैप्टर की अपनी अपनी इम्पॉर्टेंस है। लेकिन पास्ट कुछ 10 से 15 सालों में देखा गया है कि AMU एंट्रेंस एग्ज़ाम में या जामिया मिलिया इस्लामिया के एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं किसी चैप्टर से वो फिक्स नहीं है। कभी कभी किसी चैप्टर से 0 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मतलब कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। और कभी कभी सेम चैप्टर से 8 क्वेश्चंस, 7 क्वेश्चंस, 6 क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। मतलब किसी चैप्टर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं किसी साल, और हो सकता है सेम चैप्टर से इस साल पूछे गए 8 क्वेश्चंस, पिछली बार पूछे गए थे 5 क्वेश्चंस, उससे पहले पूछे गए थे 6 क्वेश्चंस। तो ये वैरी करता रहता है। तो इस सिचुएशन में हमें करना ये होता है कि हमें हर चैप्टर को इंपॉर्टेंस देनी होती है, हर चैप्टर को बहुत अच्छे से तैयार करना होता है। कोई भी एक चैप्टर छोड़ने का मतलब बड़ा रिस्क लेना है। हो सकता है 5, 6, 7, 8 मार्क्स आप लूज़ कर जाओ। ठीक है, तो हर चैप्टर को तैयार करना पड़ेगा। इस प्रोग्राम में आप ज्वाइन करने के बाद में आप देखोगे कि हर चैप्टर को यहाँ डिटेल में समझाया जाएगा और इंशाल्लाह हर चैप्टर क्लियर हो जाएगा, आसान भी हो जाएगा। किसी की मैथ वीक है, उसको मैथ से डर लगता है, तो वो सारे डर दूर होने वाले हैं। हम लोग स्टेप बाय स्टेप हर चैप्टर को ईजी बनाने वाले हैं। ठीक है, तो वेटेज के बारे में आपको समझ में आ गया कि किसी भी चैप्टर का वेटेज फिक्स नहीं है। एक चैप्टर से 0 मार्क्स के क्वेश्चंस भी आ चुके हैं और 8 मार्क्स, 7 मार्क्स, 6 मार्क्स इस तरह के भी क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो हर चैप्टर को बहुत अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। अच्छा, नाइन्थ एंट्रेंस में देखिए कुछ चैप्टर्स हैं वो एल्जेब्रा के चैप्टर्स हैं। एल्जेब्रा का चैप्टर है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। एल्जेब्रा का चैप्टर है एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस। एल्जेब्रा का चैप्टर है ये फैक्टराइजेशन। तो ये कुछ चैप्टर्स हैं जिन पे ग्रिप बनाने के लिए पहले हमें पता होना चाहिए एल्जेब्रा क्या होता है। कुछ टर्म्स एल्जेब्रा में जो यूज़ होते हैं वो पता होने चाहिए। एक्सप्रेशंस क्या होती हैं, इक्वेशंस क्या होती हैं, एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस को ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। ऐसी बेसिक चीज़ें अगर नहीं मालूम हैं तो हम इन चैप्टर्स पर ग्रिप नहीं बना पाएंगे, ना नाइन्थ में और ना ही 11th एंट्रेंस में। 11th एंट्रेंस में भी हमारे पास कुछ चैप्टर्स हैं जैसे पॉलिनोमियल्स या लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो दीज आर सम चैप्टर्स जिनको समझने के लिए एल्जेब्रा पर ग्रिप होना ज़रूरी है। तो थोड़ी सी बेसिक एल्जेब्रा भी हम देखने वाले हैं। ठीक है, ये जो एल्जेब्रा वर्ड है ये एक अरबिक वर्ड अल जब्र से मिलकर बना हुआ है। अल जब्र ये एक अरबिक वर्ड है, इसका मतलब होता है रीयूनियन ऑफ ब्रोकन पार्ट्स। रीयूनियन ऑफ ब्रोकन पार्ट्स मतलब टूटे हुए टुकड़ों को रीयूनाइट कर देना, मिला देना, इसको हम बोलते हैं एल्जेब्रा। ठीक है जी। अब एल्जेब्रा को समझने के लिए पहले हमें एल्जेब्रा के कुछ बेसिक टर्म्स पता होने चाहिए। लाइक वेरिएबल्स क्या होते हैं, कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं, कांस्टेंट्स क्या होते हैं, टर्म्स क्या होते हैं और ऑपरेटर्स क्या होते हैं। एल्जेब्रा का जो बर्थ हुआ है वो इस कॉन्सेप्ट को लेकर हुआ है कि कुछ नंबर्स होते हैं जिनकी हम वैल्यूज़ जानते हैं, उन्हें ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, उनका मतलब, उन्हें कंपेयर करना हम जानते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने बोला 10 और 8, तो 10 और 8 में आप कंपैरिजन कर सकते हो, राइट। 10 एक फिक्स्ड नंबर है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है टाइम के साथ में या प्लेस के साथ में या सिचुएशन के साथ में। तो ये एक फिक्स्ड नंबर है, ओके। इसको हम कांस्टेंट बोलते हैं या न्यूमेरिक वैल्यू बोलते हैं। एल्जेब्रा में हम उन वैल्यूज़ की बात करते हैं जो अननोन हैं, हम नहीं जानते हैं कि वो वैल्यूज़ क्या हैं, राइट। तो हम उन वैल्यूज़ को अक्सर x या y या z या p ऐसा कुछ अज्यूम कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने बोला आपके पास कुछ अमाउंट है, कुछ पैसा है, और जितना आपके पास अमाउंट है, जितना आपके पास पैसा है उसका डबल मेरे पास है। लेकिन ये नहीं मालूम कि मेरे पास कितना है, ना ही मुझे ये मालूम कि आपके पास कितना है, ओके। तो मैं क्या बोल सकता हूँ ना कि मान लेते हैं कि आपके पास जो अमाउंट है वो x रुपीज़ है।
या आपके पास जो अमाउंट है वो वाई रुपीज़ है, ऐसा कुछ हम अज्यूम कर सकते हैं। जब नहीं मालूम है तो हम कुछ अज्यूम करते हैं। तो जो अज्यूम करते हैं ना, वो इंग्लिश के स्मॉल लेटर्स से अक्सर अज्यूम करते हैं, कैपिटल लेटर भी ले सकते हो, राइट। आई होप ये समझ में आ गया। तो ये जो अननोन वैल्यू के लिए आप कोई इंग्लिश का अल्फ़ाबेट यूज़ करते हो, इसे वेरिएबल बोला जाता है, ओके। तो सबसे पहले हमने समझा कि ये वेरिएबल क्या होता है। तो वेरिएबल इज़ एन अननोन वैल्यू, ओके। ये एक अननोन वैल्यू है। इसके एग्जांपल दे दूं, मैं x को बोल सकता हूँ वेरिएबल, y को बोल सकता हूँ वेरिएबल, p को बोल सकता हूँ वेरिएबल, r को बोल सकता हूँ वेरिएबल। कोई भी इंग्लिश का अल्फ़ाबेट वेरिएबल हो सकता है। अक्सर हम स्मॉल लेटर से ही इनको डिनोट करते हैं, ठीक है ना। आई होप ये बात तो समझ में आ गई, ठीक है जी। अब समझते हैं कोएफिशिएंट क्या होता है। अगर मैं वेरिएबल से पहले कोई फिक्स्ड न्यूमेरिक वैल्यू लिख दूं, ओके। मैंने वेरिएबल फॉर एग्जांपल x लिखा, x से पहले मैंने 3 लिख दिया, राइट। तो ये जो 3 है ना, ये x का कोएफिशिएंट हो गया। फॉर एग्जांपल मैंने वेरिएबल y लिखा और y से पहले -4 लिख दिया, तो ये जो -4 है ये y का कोएफिशिएंट हो गया। एक और एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कोई वेरिएबल लिया z या z और इससे पहले लिख दिया 22/7, तो ये जो 22/7 है ये इस z का या z का कोएफिशिएंट हो गया। आई होप क्लियर हो गया कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल कोई अननोन वैल्यू है, इसे डिनोट करने के लिए हम इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स की हेल्प लेते हैं, ओके। मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। अगर इन्हीं वेरिएबल से पहले आप कोई न्यूमेरिक वैल्यू लिख दोगे तो वो जो न्यूमेरिक वैल्यू है वो होती है उसको बोलते हैं कोएफिशिएंट। ये कोएफिशिएंट कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू हो सकती है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ये डेसिमल भी हो सकता है, ये फ्रैक्शन भी हो सकता है, ये नेचुरल नंबर भी हो सकता है, होल नंबर भी हो सकता है, ओके। कोई भी रियल नंबर हो सकता है कोएफिशिएंट, ओके। अब आते हैं कांस्टेंट पर। तो कांस्टेंट हम एक न्यूमेरिक वैल्यू को बोलते हैं। ये फिक्स्ड वैल्यू होती है, ये चेंज नहीं हो रही होती है, ओके। तो कांस्टेंट हम कैसे बोल सकते हैं? कांस्टेंट आप बोल सकते हो कांस्टेंट इज़ अ फिक्स्ड वैल्यू, और हम कांस्टेंट बोल सकते हैं, कुछ एग्जांपल्स में दे देता हूँ। 7 इज़ अ कांस्टेंट, पाई इज़ अ कांस्टेंट, 8 इज़ कांस्टेंट, -11/3 इज़ कांस्टेंट, 0.5 इज़ कांस्टेंट। तो ये हैं कांस्टेंट्स। आई होप मेरी बात समझ में आ रही है। तो वापस से देख लेते हैं। वेरिएबल्स कुछ अननोन वैल्यूज़ होती हैं। अगर वेरिएबल से पहले हम कुछ न्यूमेरिक वैल्यूज़ लगा देंगे तो ये कोएफिशिएंट्स होते हैं। x का कोएफिशिएंट 3 है यहाँ पर, y का कोएफिशिएंट -4 है और z का कोएफिशिएंट 22/7 है। अब कुछ फिक्स्ड वैल्यूज़ को, कुछ फिक्स्ड न्यूमेरिक वैल्यूज़ को हम बोलते हैं कांस्टेंट्स। जैसे 7 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, 8 कांस्टेंट है, -11/3 कांस्टेंट है, 0.5 कांस्टेंट है, √2 भी कांस्टेंट है, 3/18 कांस्टेंट है, 3/-17 कांस्टेंट है। आई होप समझ गए। तो कांस्टेंट भी कोई रियल नंबर हो सकता है। देन आते हैं टर्म्स पर। इतनी बात समझ में आ गई तो हम चलते हैं टर्म्स पर। वेरिएबल्स क्लियर, कोएफिशिएंट्स क्लियर, कांस्टेंट्स क्लियर, चलते हैं टर्म्स पर। देखिए, वेरिएबल, कोएफिशिएंट, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से या सिर्फ किसी एक की हेल्प से बनता है एक टर्म। फॉर एग्जाम्पल आपने सिर्फ एक कांस्टेंट ले लिया 8, तो ये भी एक टर्म हो सकता है, ओके। या आपने कोई वेरिएबल ले लिया तो ये भी एक टर्म हो सकता है, या वेरिएबल से पहले कोई कोएफिशिएंट लगा दिया तो ये भी एक टर्म हो सकता है। ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है। तो टर्म को बनाने के लिए हम कोएफिशिएंट की हेल्प लेते हैं, हम वेरिएबल की हेल्प लेते हैं, ओके, हम कांस्टेंट्स की हेल्प लेते हैं। लेकिन सभी की हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ कांस्टेंट ले लिया तब भी वो एक टर्म हो गया, आपने सिर्फ वेरिएबल ले लिया तो ये भी एक टर्म हो गया, ओके। आपने वेरिएबल के साथ में कोएफिशिएंट ले लिया तो ये भी एक टर्म हो गया। अच्छा, आपने एक वेरिएबल नहीं, एक से ज़्यादा वेरिएबल्स ले लिए तब भी आपको एक टर्म मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपने x और y को मल्टीप्लाई कर लिया और इससे पहले एक कोएफिशिएंट लगा लिया -3, तो ये पूरा भी एक टर्म है। दिस इज़ वन टर्म, ये पूरा एक टर्म है, ये पूरा एक टर्म है। ये अलग अलग मैंने आपको 4 टर्म्स के एग्जांपल्स दिए हैं। तो आप इस टर्म में देख सकते हो, मैंने कोएफिशिएंट -3 की हेल्प ली है, वेरिएबल x और वेरिएबल y की हेल्प ली है। ये जो भी आप कोएफिशिएंट्स या वेरिएबल्स ले रहे होते हो, इनके प्रोडक्ट से एक टर्म बनता है। अगर मैं इन्हें ऐड कर दूंगा, लाइक -3 + x + y कर दूंगा, तब एक टर्म नहीं होगा, तब वो
तीन टर्म्स हो जाएंगे, -3 अलग टर्म, x अलग टर्म और y अलग टर्म। ये बात और भी समझ में आ जाएगी जब मैं आपको ये बता दूंगा कि ये ऑपरेटर क्या होता है। तो ऑपरेटर कोई सिंबल होता है जो टर्म्स को अलग करता है। हम ऑपरेटर्स में प्लस या माइनस को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने 8 लिखा और मैंने x लिखा और मैंने 8x लिखा एंड मैंने -3xy लिखा, राइट। ओके, इनके बीच में मैंने कोई ऑपरेटर यूज़ कर लिया। ओके, यहाँ माइनस यूज़ कर लिया, यहाँ माइनस यूज़ कर लिया, यहाँ प्लस यूज़ कर लिया। तो ये जो माइनस 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 या प्लस यूज़ कर रहे हैं आप, ये ऑपरेटर्स टर्म्स को अलग अलग कर देते हैं। तो इस माइनस के इस तरफ ये एक टर्म है, इस माइनस के दूसरी तरफ ये दूसरा टर्म है, ये है -x, ये दूसरा टर्म है। ओके, -8x ये तीसरा टर्म है। प्लस माइनस माइनस बन जाएगा। अगर आप नहीं जानते हो प्लस माइनस माइनस होता है, तो जब मैथ की क्लासेस आप लोगे तो इस तरह की बेसिक चीज़ें वहाँ समझाई जाएंगी। तो प्लस माइनस इज माइनस, फाइनली ये माइनस बन जाएगा। तो -3xy ये चौथा टर्म है। तो आपने यहाँ पर 4 टर्म्स देखे। ओके, आपको वेरिएबल क्लियर हो गया, कोएफिशिएंट क्लियर हो गया, कांस्टेंट क्लियर हो गया। कांस्टेंट की हेल्प से, कोएफिशिएंट्स की हेल्प से, वेरिएबल्स की हेल्प से हम बनाते हैं टर्म्स। मैंने बोला है अगर सिर्फ कोई एक कांस्टेंट लिख लोगे तो वो भी एक टर्म है, सिर्फ एक वेरिएबल लिखोगे तो वो भी एक टर्म है। अगर आप वेरिएबल से पहले कोई कोएफिशिएंट लगा दोगे तो ये पूरा कॉम्बिनेशन एक टर्म होता है। यहाँ 8x को मल्टीप्लाई कर रहा है, ये भी एक टर्म है। -3 और x और y में प्रोडक्ट हो रहा है। तो जब वेरिएबल्स में और न्यूमेरिक वैल्यूज़ में प्रोडक्ट होता है कुछ, तो उनका जो पूरा कॉम्बिनेशन बनता है, जो रिजल्ट आता है, उसे हम क्या बोलते हैं? टर्म बोलते हैं। आई होप मेरी बात समझ में आ गई। प्लस या माइनस की हेल्प से हम टर्म्स को अलग अलग कर देते हैं। ये माइनस और ये प्लस, ये यहाँ के टर्म्स को अलग कर रहा है। ये टर्म अलग है, ये टर्म अलग है, ये टर्म अलग है, ये टर्म अलग है। तो यहाँ पर 4 टर्म्स हैं। इस पूरे को एक टर्म नहीं बोला जाएगा, यहाँ 4 टर्म्स बोले जाएंगे। ओके, चलो एक क्वेश्चन में देता हूँ, ज़रा ट्राई करो, देखो कौन इसका आंसर बता पाएगा। मैं यहाँ पर कुछ लिख रहा हूँ, आपको काउंट करके बताना है कि मैंने टर्म्स कितने लिखे हैं। ओके, मैंने लिखा है 8 मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 3y माइनस 3xy स्क्वायर लिखा है मैंने। तो कोई मुझे बता सकता है? ज़रा सोचिए कितने टर्म्स हैं। हाँ, जिसने भी जज किया है, गेस किया है या सोचा है कि 3 टर्म्स होंगे, उसका आंसर सही है। देखो यहाँ पर 8 और x को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो अगर कोई कांस्टेंट किसी वेरिएबल को मल्टीप्लाई कर रहा है तो वो सिंगल टर्म होता है। तो ये पूरा एक टर्म है, इनको अलग अलग टर्म्स मत समझिएगा, ये पूरा एक टर्म है, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा टर्म है +3y और तीसरा टर्म है -3xy स्क्वायर। तो यहाँ पर 3 टर्म्स थे। आई होप ये क्लियर है। हाँ, कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होगा, सर यहाँ पर 4 टर्म्स हैं, एक टर्म ये है, दूसरा ये है, तीसरा x और चौथा 8 है। तो ये 2 अलग अलग टर्म्स नहीं हैं, क्योंकि अगर वेरिएबल और न्यूमेरिक वैल्यू के बीच मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो सिंगल टर्म बन जाता है। तो ये सिंगल टर्म है 8x। ठीक है जी, आई होप ये क्लियर है। अब चलते हैं एक्सप्रेशंस पर। बेटा टर्म्स के कॉम्बिनेशन से बनती है एक्सप्रेशन। ओके, जैसे मैंने बोला 3xy ये एक टर्म है। ओके, x स्क्वायर y ये भी एक टर्म है। मैंने सिर्फ 8 लिख दिया, ये भी एक टर्म है। मैंने बीच में कहीं प्लस कहीं माइनस का सिंबल लगा दिया। ओके, तो ये 3 टर्म्स थे, प्लस या माइनस लगाने से मैंने इनको कंबाइन कर दिया है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है टर्म्स का, इसे मैं एक्सप्रेशन बोलता हूँ। द कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स इज नोन एज एक्सप्रेशन। तो ये है एक्सप्रेशन। आई होप बात समझ में आ रही है। इस एक्सप्रेशन में कितने टर्म्स हैं? 3 टर्म्स हैं। फर्स्ट है 3xy, सेकेंड है +x²y और थर्ड है -8। ठीक है, अच्छा मैं एक एक्सप्रेशन लिखता हूँ, ज़रा पहचानिएगा उस एक्सप्रेशन में टर्म्स कितने हैं। मैंने लिखा 3x 7/2xy 7.5 एंड y/6। ठीक है, ऑपरेटर्स की हेल्प ले लेते हैं, प्लस प्लस माइनस। देखिए ज़रा सोचिए इसमें कितने टर्म्स हैं। जी हाँ, सही सोचा है आपने, 4 टर्म्स हैं इसमें। फर्स्ट टर्म है 3x, सेकेंड टर्म है +7/2xy, थर्ड टर्म है +7.5 और फोर्थ टर्म है -y/6। ठीक है, यहाँ पर 4 टर्म्स हैं। तो एक्सप्रेशन का मतलब समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन ज़रा इसको भी सोचिए। ओके, मैंने लिखा 7x - 3x + 8, इसमें कितने टर्म्स हैं? अगर यहाँ कोई गेस कर रहा है कि 3 टर्म्स हैं तो ये गलत है, क्योंकि 7x - 3x दोनों के पास वेरिएबल सेम है, तो ये सिंप्लीफाई हो जाते हैं। 7x में से 3x को सब्ट्रैक्ट करने पर आपको मिलेगा 4x + 8,
तो सिंप्लीफाई होने के बाद ये इतना बन गया, और अब देखो इसमें 2 ही टर्म्स हैं। तो जब भी कोई एक्सप्रेशन मिलेगी उसमें अगर हमें टर्म्स काउंट करने हैं तो पहले हम एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, अगर सिंप्लीफाई करना पॉसिबल है, उसके बाद बताएंगे कितना टर्म्स है। जैसे इस एक्सप्रेशन को देखकर लग रहा था कि इसमें 3 टर्म्स हैं, लेकिन सिंप्लीफिकेशन के बाद पता चला कि इसमें 2 ही टर्म्स हैं। हाँ, अगर इसको सिंप्लीफाई करने में आपको प्रॉब्लम हो रही है, अभी यू डोंट नो कि एडिशन कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, तो ये चीज़ मैं अभी आपको समझाने भी वाला हूँ। रेगुलर क्लासेस में और भी अच्छे से आप इन चीज़ों को समझोगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स पर आते हैं। तो ये जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस होती हैं, इन अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस में जो नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं ये वैरी करते हैं। किसी एक्सप्रेशन में 1 टर्म भी हो सकता है, किसी एक्सप्रेशन में 2 टर्म्स भी हो सकते हैं, और किसी एक्सप्रेशन में 3 टर्म्स भी हो सकते हैं। अगर किसी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में 1 टर्म है तो उसको बोलते हैं मोनोमियल। तो मोनोमियल्स हैव 1 टर्म, ये वो एक्सप्रेशंस होती हैं जिनमें 1 टर्म होता है। बाइनोमियल्स वो एक्सप्रेशंस होती हैं जिनमें 2 टर्म्स होते हैं। एंड ट्राइनोमियल्स वो एक्सप्रेशंस होती हैं जिसमें 3 टर्म्स होते हैं। ठीक है ना। अच्छा, मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। अभी आपने थोड़ी देर पहले एक बाइनोमियल का एग्जांपल देखा था, मैं आपको दिखा दूँ। ये जो एग्जांपल था ये बाइनोमियल का था, इसमें 2 टर्म्स है ना, तो ये बाइनोमियल का एग्जांपल है। ठीक है ना। और ट्राइनोमियल का कोई एग्जांपल देखा, ये देखो ये ट्राइनोमियल था, 1 2 3 टर्म्स थे, तो ये ट्राइनोमियल है। 3xy + x² y - z। या आप कोई भी एग्जांपल लिख सकते हो। ओके, किसी ने सोचा सर मैं लिख देता हूँ x + 2y - 3.5, ये ट्राइनोमियल है। यस, इसमें 3 टर्म्स हैं। सिर्फ आपने 3 लिख दिया, ये सिंगल टर्म है, 1 टर्म है, तो ये मोनोमियल हो गया। आपने लिख दिया -7y, ये सिंगल टर्म है, तो ये मोनोमियल हो गया। आपने सिर्फ x लिख दिया, सिंगल टर्म है, या x² लिख दिया, ये भी सिंगल टर्म है। तो ये मैंने 3 एग्जाम्पल्स दिए हैं मोनोमियल के, क्योंकि इन तीनों में 1 ही टर्म था। यहाँ 2 टर्म्स हैं तो ये बाइनोमियल है। ऐसे ही आप लिख सकते हो y - 3, यहाँ भी 2 टर्म्स हैं। ऐसे ही आप लिख सकते हो x² + 1, यहाँ भी 2 टर्म्स हैं। तो 2 टर्म्स अगर हैं तो हम इसको बोलते हैं बाइनोमियल, 1 टर्म है तो उसको हम बोलते हैं मोनोमियल। अगर किसी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में 3 टर्म्स हैं तो हम उसको बोलते हैं ट्राइनोमियल। और भी एग्जांपल्स देख सकते हो, x² - y + 1, या x + y - 7/3, इन सभी में 3 टर्म्स हैं। तो ये हो गए ट्राइनोमियल के एग्जाम्पल। आई होप ये क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स। अभी जब मैं आपको टर्म्स दिखा रहा था तो आपने टर्म्स में देखा है ना कि फॉर एग्जांपल ये एक टर्म है, तो इस टर्म में जो वेरिएबल है वो y है, इस टर्म में वेरिएबल x है, और इस टर्म में वेरिएबल कुछ भी नहीं है, राइट। अगर मैं यहाँ देखूँ तो वेरिएबल x है और यहाँ वेरिएबल y है, राइट। तो जब 2 टर्म्स में सेम वेरिएबल हम यूज़ करते हैं तो उन टर्म्स को बोलते हैं लाइक टर्म्स। ओके, लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स are the terms with same literal coefficient, इसको बोल सकते हैं हम। ये लिटरल कोएफिशिएंट वाली बात डिफिकल्ट नहीं है, मैं एक एग्जांपल देकर समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने 7x लिखा, तो इस 7x में x है वेरिएबल और 7 है कोएफिशिएंट। इस 7 को आप न्यूमेरिक कोएफिशिएंट बोल सकते हो और इस x को आप लिटरल कोएफिशिएंट बोल सकते हो। एक और एग्जांपल, -8x² y मैंने लिख दिया, तो इसमें x² y का जो कोएफिशिएंट है ये -8 है। आप यूँ भी बोल सकते हो कि -8 इज़ द न्यूमेरिक कोएफिशिएंट एंड x² y इज़ द लिटरल कोएफिशिएंट। तो अगर 2 टर्म्स में लिटरल कोएफिशिएंट सेम हो, मतलब वेरिएबल वाला पार्ट सेम हो, तो उन्हें लाइक टर्म्स बोलते हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे मैंने लिखा 3x एंड मैंने लिखा -11x, तो इन दोनों का सिर्फ लिटरल कोएफिशिएंट देखो, न्यूमेरिक पार्ट मत देखो। तो यहाँ लिटरल कोएफिशिएंट है, ये वेरिएबल है x और यहाँ भी x है, दोनों जगह सेम है ना, तो इन दोनों को बोलते हैं लाइक टर्म्स। ठीक है जी। एक और एग्जांपल देखते हैं, -13xy एंड 11yx, तो ये भी लाइक टर्म्स हैं। ठीक है। हो सकता है आप कंफ्यूज हो गए हो, सर ये तो डिफरेंट है। ये डिफरेंट नहीं है, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, y यहाँ भी है, y यहाँ भी है। ऑर्डर बदल देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x y और y x सेम ही है। जैसे 3 × 4 या 4 × 3 दोनों का रिजल्ट 12 आता है, दोनों सेम है।
वैसे ही एक्स वाई और वाई एक्स सेम है, तो एक्स वाई यहाँ भी लिटरल कोएफिशिएंट है, एक्स वाई यहाँ भी लिटरल कोएफिशिएंट है, तो इन दोनों को हम बोलेंगे लाइक टर्म्स। -13xy और 11yx ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। लाइक टर्म्स को आपस में ऐड कर सकते हो, लाइक टर्म्स को आपस में लाइक टर्म्स में सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हो। ओके, इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करना है पॉसिबल है, इसमें इसको ऐड करना है पॉसिबल है। ये दोनों लाइक टर्म्स आपस में ऐड भी हो सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं। लेकिन अगर टर्म्स अनलाइक हैं तब एडिशन या सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं होगा। हाँ, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कहीं भी पॉसिबल हो सकता है। ज़रा देखते हैं अनलाइक टर्म्स। तो अनलाइक टर्म्स वो टर्म्स होते हैं, अनलाइक टर्म्स आर द टर्म्स with different literal coefficients। यहाँ जो कोएफिशिएंट्स होते हैं ये डिफरेंट होते हैं, ठीक है ना। चलें एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैंने लिखा 4xy और मैंने लिखा x², ऐसे लिख दिया। तो यहाँ देखो लिटरल कोएफिशिएंट है xy और यहाँ है x², ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो ये हो गए अनलाइक। ओके, यह मैंने लिख दिया 3x एंड मैंने लिख दिया 4, तो यहाँ वेरिएबल x यूज़ हुआ है, यहाँ वेरिएबल नहीं यूज़ हुआ है, तो आपस में सेम तो नहीं बने ना, ये इक्वल तो नहीं बने ना, तो ये क्या हो गए, ये हो गए अनलाइक टर्म्स। और मैं बता चुका हूँ कि अनलाइक टर्म्स को आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो, लाइक को कर सकते हो। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, तो थोड़ा सा समझ लेते हैं कि एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे होगा। पिछली स्लाइड से हमने ये समझ लिया कि जब दो टर्म्स लाइक होंगे तो उन्हें ऐड करना पॉसिबल है, अगर दो टर्म्स अनलाइक हैं तो उन्हें ऐड करना पॉसिबल नहीं है। अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस को हम कैसे ऐड करते हैं ये ज़रा समझते हैं कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से, सब्ट्रैक्शन भी समझेंगे। ओके, मुझे यहाँ पर 3x और 4x को ऐड करना है, देखते हैं कैसे ऐड करेंगे। इसके बाद 3x + 1 में से हमें सब्ट्रैक्शन करना है 4x + 2 का, ये देखेंगे हम। ओके, 4y² x में हमें ऐड करना है 2y + 2xy², ये देखेंगे। 3xy - 1 इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है 2 - xy को। चलें इन चार एग्जाम्पल्स के ज़रिए से हम समझने की कोशिश करेंगे कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस को हम ऐड कैसे कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं। शुरू करते हैं। 3x + 4x, यहाँ पर आपको दो टर्म्स दिख रहे हैं, दोनों लाइक टर्म्स हैं क्योंकि दोनों का जो लिटरल कोएफिशिएंट है वो सेम है, x। ओके, तो 3x + 4x को वैसे ही ऐड करो जैसे आप 3 और 4 को ऐड करते हो। अगर 3 और 4 को ऐड करना हो तो आप 3 + 4 7 लिखते हो ना, तो यहाँ 7 लिख दो और ये x इसके आगे कॉपी कर दो। इमेजिन करो ना कि ये 3x नहीं 3 एप्पल्स हैं और ये 4x नहीं 4 एप्पल्स हैं, तो 3 एप्पल्स + 4 एप्पल्स क्या होते हैं, 7 एप्पल्स होते हैं ना, तो ये 7 एप्पल्स हो गए, मतलब 7x हो गया। आई होप ये क्लियर हुआ। ओके, यहाँ देखते हैं, ये एक ब्रैकेट है, ये एक ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर यहाँ एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन लिखी है, यहाँ भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन लिखी है, बीच में है माइनस, मतलब सब्ट्रैक्शन करना है। तो पहले आप 3x + 1 को कॉपी कर लो, इस ब्रैकेट से पहले माइनस है, इसका मतलब ये होता है कि ये माइनस इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर रहा है। अगर माइनस ने 4x को मल्टीप्लाई किया तो ये -4x हो जाएगा, माइनस ने 2 को मल्टीप्लाई किया तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। अब 3x - 4x ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, 3x - 4x लाइक टर्म्स हैं क्योंकि दोनों को वेरिएबल x है, लिटरल कोएफिशिएंट x है, यहाँ भी। तो इन दोनों को हम सिंप्लीफाई करने वाले हैं, इन दोनों को हम सिंप्लीफाई करने वाले हैं। अब 3 - 4 को कैसे सिंप्लीफाई करते हो ये मालूम है ना आपको, इंटीजर्स का सब्ट्रैक्शन अगर मालूम है तो आप जानते होगे 3 - 4 -1 होता है। देखो 3 और 4 का साइन डिफरेंट है, 3 के पास साइन क्या है, पॉजिटिव है, 3 से पहले लिखा होगा 3 का साइन, नहीं दिख रहा है तो प्लस है। 4 से लिखा होगा पहले 4 का साइन, वो है माइनस, 3 का साइन है प्लस, 4 का साइन है माइनस, दोनों के पास डिफरेंट साइंस हैं। अगर दो नंबर्स के पास डिफरेंट साइंस हो तो उनमें सब्ट्रैक्शन होता है। तो अगर 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे, सॉरी 3 में से 4 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 मिलेगा, तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, 1 मिलेगा। सब्ट्रैक्शन के बाद हम साइन लगाते हैं बिगर नंबर का, तो 3 और 4 में जो बिगर है वो 4 है और 4 का साइन माइनस है, तो यहाँ माइनस लिख देंगे, और जो दोनों के पास x था वो भी यहाँ कॉपी कर देंगे। आई होप ये तो क्लियर हो गया। अब 1 - 2 कर लेते हैं, तो 1 - 2 दो न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं, इनमें हम सब्ट्रैक्शन करना जानते हैं। जब हमने ये सीखा था कि इंटीजर्स का सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, तब हमने ये सीख रखा था क्लास
फिफ्थ के आसपास में आपने सीखा होगा। तो 1 - 2, 1 और 2 दोनों का साइन डिफरेंट है। 1 का साइन पॉजिटिव है, 2 का साइन नेगेटिव है, मतलब सब्ट्रैक्शन करना है। 1 में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 मिलेगा। बिगर नंबर 2 है तो उसका साइन लगा देंगे। जब भी कभी सब्ट्रैक्शन करो तो सब्ट्रैक्शन के बाद जो रिजल्ट आएगा उसमें बिगर नंबर का साइन लगा दो। तो मैंने -1 लगा दिया। ओके, -1x को -x भी बोल सकते हो, -1 को -1 लिखो। ओके, कभी 1x लिखा हो तो उसको x बोल सकते हो, 1y को y बोल सकते हो, 1p को p बोल सकते हो। हाँ, अगर 2p है तो 2p ही लिखना पड़ेगा, लेकिन 1p को p बोल सकते हो। ओके, जैसे 1 एप्पल को आप सिर्फ एप्पल बोल सकते हो। यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर आपको 3 टर्म्स दिख रहे होंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अगर कोई 2 ऐसे टर्म्स हैं जो लाइक हैं तो उनमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है, बाकी पॉसिबल नहीं है। तो आप ध्यान से देखो, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, क्योंकि यहाँ x है, यहाँ भी x है, यहाँ y² है, यहाँ भी y² है, तो ये दोनों लाइक टर्म्स हो गए। तो इनमें हम कर सकते हैं सब्ट्रैक्शन। इस टर्म से पहले कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस साइन है। इस टर्म से पहले कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस साइन है। सॉरी, इस टर्म से पहले प्लस साइन है, तो दोनों के पास प्लस आ गया, दोनों का साइन सेम है, मतलब एडिशन करना है। 4 और 2 का एडिशन क्या होता है? 6 होता है। इनका जो लिटरल कोएफिशिएंट है बस कॉपी कर दो। y² और xy² सेम ही है, कुछ भी लिख सकते हो। y² x भी लिख सकते हो, x² y भी लिख सकते हो, ठीक है ना। ये जो टर्म है ना, ये लाइक टर्म नहीं है, किसी के साथ मैच नहीं कर रहा है, तो इसको हम एज इट इज कॉपी कर देते हैं और ये फाइनल आंसर है। इसके आगे कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब ये दोनों हैं अनलाइक टर्म्स और इनमें एडिशन पॉसिबल नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 3xy -1, इस ब्रैकेट से पहले माइनस लिखा हुआ है तो ये माइनस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेगा। माइनस ने 2 को मल्टीप्लाई किया, -2। माइनस ने -xy को मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस बिकेम प्लस। ओके, अब देखिए ज़रा, ये 3xy और ये xy दोनों लाइक टर्म्स हैं, क्योंकि दोनों का लिटरल कोएफिशिएंट xy सेम है। साइन की बात कर लेते हैं। 3xy से पहले कुछ नहीं है, मतलब प्लस है। xy से पहले कुछ नहीं है तो प्लस है। दोनों का साइन सेम है, इसका मतलब एडिशन करना है। तो 3xy + 1xy, यहाँ xy से पहले कोई न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है तो 1 है न्यूमेरिक वैल्यू। मैंने बोला था ना कि 1 एप्पल बोलो या एप्पल बोलो सेम है, तो xy या 1xy सेम है। तो आप 3xy और 1xy को ऐड कर रहे हैं तो 4xy मिलेगा। -1 -2, इन दोनों का साइन सेम है। जब दो नंबर्स के साइन सेम होते हैं तो उनमें एडिशन होता है, तो 1 और 2 का एडिशन क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और एडिशन के बाद आप वही साइन लगा दो जो नंबर्स के पास साइन था। इन नंबर्स के पास साइन था माइनस, तो आप यहाँ माइनस लिख दोगे। ओके, तो थोड़ा सा आपको आइडिया हो गया होगा कि हम अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस को ऐड कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे। हाँ, उससे पहले ये याद रखने की ज़रूरत है कि एडिशन तब पॉसिबल होगा, सब्ट्रैक्शन तब पॉसिबल होगा जब दो टर्म्स लाइक होंगे। अगर लाइक नहीं है तो फिर पॉसिबल नहीं होगा। अब एक दो क्वेश्चन ज़रा करके देखते हैं कि हमने कितना सीखा है। ओके, मैं एक क्वेश्चन ये दिखा रहा हूँ। एक क्वेश्चन मैंने एंट्रेंस एग्जाम में पूछा हुआ भी लिया है। पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। हमें सब्ट्रैक्ट करना है 3xy + 5yz - 7zx को। किससे सब्ट्रैक्ट करना है? 5xy - 2yz - 2zx + 10xyz, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। तो आपको बचपन वाली चीज़ याद आ रही होगी ना, कि अगर मैं बोलूँ कि सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम 8, तो सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम 8 का मतलब होता है 3 को सब्ट्रैक्ट करना है 8 में से। तो पहले हम 8 लिखेंगे, बाद में 3 लिखेंगे और बीच में माइनस लगा देंगे। ओके, फ्रॉम के बाद जो लिखा होता है उसको हम पहले लिखते हैं, क्योंकि उसी में से सब्ट्रैक्शन करना है। तो यहाँ फ्रॉम के बाद लिखा है 5xy - 2yz - 2zx + 10xyz, ये मैंने लिखा। अब मुझे सब्ट्रैक्शन करना है। अब माइनस का साइन लगा लो, क्योंकि सब्ट्रैक्शन करना है। किसको सब्ट्रैक्ट करना है उसे अब लिखो और ब्रैकेट में लिखो 3xy + 5yz - 7zx। ओके, चलो थोड़ा कॉपी कर लेते हैं। 5xy लिखा मैंने, 2yz लिखा मैंने, 2zx लिखा मैंने, 10xyz लिखा मैंने। इस ब्रैकेट से पहले माइनस है तो ये माइनस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेगा। माइनस ने 3xy को मल्टीप्लाई किया, -3xy। माइनस ने 5yz को मल्टीप्लाई किया, -5yz। माइनस ने माइनस को मल्टीप्लाई किया, प्लस हो गया 7zx। अब ध्यान से देखो, यहाँ xy है और यहाँ भी xy है, मतलब ये दोनों जो मैंने टर्म्स अंडरलाइन किए हैं ये लाइक टर्म्स हैं, ठीक है ना। तो 5xy - 3xy हो जाएगा 2xy। इसके बाद देखो दो और टर्म्स दिखाता हूँ जो लाइक है, 2yz और 5yz। 2yz और 5yz दोनों का साइन माइनस है, माइनस यहाँ भी माइनस यहाँ भी। जब दो टर्म्स का साइन सेम होता है तो हम उनको ऐड करते हैं, चाहे प्लस प्लस से सेम हो या माइनस माइनस से सेम हो।
तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2 और 5 होता है 7, तो 7yz लिख लेंगे हम। एडिशन के बाद हम वही साइन लगाते हैं जो टर्म्स के पास या नंबर्स के पास था। यहाँ साइन है माइनस, यहाँ भी साइन है माइनस, तो यहाँ भी लगेगा माइनस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो ज़रा, zx यहाँ भी है और zx यहाँ भी है, मतलब ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। यहाँ माइनस है -2zx और ये है +7zx। साइन डिफरेंट हो गया ना, तो अब सब्ट्रैक्शन होगा। 7 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो 5 बचेगा, तो आप 5 लिखोगे, zx लिखोगे। अगर सब्ट्रैक्शन किया है तो सब्ट्रैक्शन के बाद बिगर नंबर का साइन लिखो। 7 है बिगर नंबर, उससे पहले साइन है प्लस, तो आप यहाँ प्लस लिखोगे। ओके, अब देखो ये टर्म बच गया है, इसका कोई भी लाइक टर्म नहीं मिल रहा है, तो इसको एज इट इज कॉपी कर दोगे 10x y z। ठीक है ना। ओके, एक और क्वेश्चन देखते हैं जो पूछा गया है। देखो जरा इस क्वेश्चन को देखो, और ये क्वेश्चन पूछा गया है AMU के एंट्रेंस एग्जाम में 2022 में। सबसे पहले क्वेश्चन को देखकर ये सोचो कि क्वेश्चन ईजी है या एवरेज है या डिफिकल्ट है। अगर आपको ये ईजी लगा है तो देख लो, ऐसे ही आसान क्वेश्चंस आपको AMU एंट्रेंस एग्जाम में या जामिया के एंट्रेंस एग्जाम में मिल सकते हैं। तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करो। आप बहुत ईजी चीज़ें भी पूछी जाती हैं, तो सिर्फ आपको प्रिपरेशन करना है सही डायरेक्शन में, रिजल्ट आसानी से निकलता है। जो रेगुलर मेहनत करता है उसका रिजल्ट निकलता है। चलो इसको देखते हैं। तो एक एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है 3x + 2y + 6। पूछा गया है कि ये मोनोमियल है कि बाइनोमियल है कि ट्राइनोमियल है या नन ऑफ द अबव, मतलब तीनों ऑप्शंस गलत हैं जो ऊपर लिखे हुए हैं। तो हम टर्म्स को काउंट कर लेंगे, पता लग जाएगा। तो ये है 3x + 2y + 6 लिखा हुआ है ना, तो एक टर्म हो गया ये, दूसरा टर्म हो गया ये, तीसरा टर्म हो गया ये, 3 टर्म्स हैं। तो 3 टर्म्स किसी एक्सप्रेशन में होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? ट्राइनोमियल। मतलब दिस सी ऑप्शन इज करेक्ट। आई होप ये जो छोटी सी क्लास आपने देखी है ये क्लियर हुई है। तो चले मिलते हैं फुल कोर्स में, पूरी मैथ पर करते हैं काम और पूरी मैथ को हराते हैं, आसान बनाते हैं। ठीक है।